गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की संचन बुक में दिए गए पाठ नंबर 2 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है स्मृति। ये श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इसके फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं। इसमें लेखक क्या है वो बता रहा है कि ठंड का मौसम था। उसे अच्छे से याद नहीं है कि वो दिसंबर का आखिरी था या जनवरी की शुरुआत थी। तो उसने क्या किया कि वो अपने घर झर बेरी से बेर तोड़कर खा रहा होता है। तभी उसके पास संदेश जाता है कि घर पर बड़े भाई ने बुलाया है। लेखक और उसका छोटा भाई दौड़े हुए चले आते हैं। उन्हें डर होता है कि उनके बड़े भाई उन्हें डांटेंगे, लेकिन घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियाँ डालने के लिए भेजना था। बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियाँ थमा दी और कहा कि मक्खनपुर जाकर वहाँ के डाकखाने में डाल देना और शाम की डाक में ये निकल जानी चाहिए। दोनों भाई चल देते हैं, धोती बांध लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो एक धोती अपने सिर पर भी पगड़ी की तरह बांध लेते हैं। माँ उन्हें कुछ चने दे देती है एक धोती के साथ बांधकर, फिर वो चल देते हैं। रास्ते में क्या होता है कि जब वो मक्खनपुर जाते हैं, मक्खनपुर जिस रास्ते से वो जाते हैं उसी रास्ते से वो स्कूल भी जाते हैं। तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है। जब वो स्कूल जाते थे तो वहाँ पर वो ज़रूर कुएं के पास ज़रूर रुकते थे, क्योंकि वहाँ एक सांप रहता था। सांप जब वो कुएं में पानी नहीं था, वो कुएं में एक डेला फेंकते थे और सांप की पुकार सुनते थे। आज भी उनका मन हुआ कि क्यों ना सांप की पुकार सुनी जाए। तो वो क्या करते हैं, वो सांप की पुकार सुनने के लिए डेला फेंकते हैं। लेकिन जो चिट्ठियां हैं उनके कुर्ते में कोई जेब नहीं होती, इसलिए वो चिट्ठियां क्या करते हैं, अपनी टोपी के नीचे रख लेता है। जब वो डेला फेंकता है तो वो टोपी को पकड़ लेता है। उसे डर होता है कि मेरी टोपी कुएं में ना गिर जाए। लेकिन होता क्या है, अब क्या है, जो चिट्ठियां उसकी टोपी के नीचे पड़ी होती हैं वो सारी ही कुएं में जा गिरती हैं। अब उसको पहले तो उसके मन में विचार आता है कि वो घर जाकर झूठ बोल देगा कि वो चिट्ठियाँ मक्खनपुर डाकखाने में डाल आया है। लेकिन फिर क्या होता है, उसे झूठ बोलना नहीं आता है। वो कहता है कि अगर पकड़ा गया तो मार पड़ेगी, और फिर वो निश्चय कर लेता है कि वह कुएं के अंदर जाएगा और अपने डंडे से उस सांप को मार देगा, क्योंकि उस डंडे से उसने पहले बहुत सारे सांप मारे होते हैं। फिर वो नीचे उतरने का निश्चय करता है। वो धोतियों से एक रस्सा तैयार करता है गांठें बांधकर और कुएं में जा उतरता है। कुएं में काफ़ी मुशक्क़त करता है, तो लेकिन जो कुएं का व्यास होता है वो नीचे से कम होता है। उसने एक मैदान में ही सांपों को मारा था, कुएं में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि एक तरफ सांप था तो दूसरी तरफ लेखक था। अगर सांप वार करता तो लेखक की जान भी जा सकती थी। अब हम दूसरे पार्ट में कर रहे हैं कि वो क्या करता है कि वो एक साइड, कुआं अंदर से कच्चा होता है तो वो एक साइड कुएं की दीवार के साथ पैर सटा लेता है। पैर लगने से मिट्टी नीचे गिरती है और सांप उस तरफ हमला कर देता है। तो जब वो हमला करता है तो लेखक अपनी टांगों को ऊपर की ओर सिकोड़ लेता है। वो नीचे नहीं उतरता, क्यों वह जो उसने रस्सा तैयार किया होता है धोतियों से, उसी को पकड़े हुए ऊपर लटक रहा होता है। तो अब उसे मालूम हो जाता है कि जो सांप है वो क्या है, उसको चक्षुश्रवा कहते हैं, क्योंकि वो हरकत को देखकर ही हमला करता है। तो लेखक कहता है कि मैं भी चक्षुश्रवा हो गया था। मेरी सारी इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कई बार क्या होती है, मिथ्या और उल्टी साबित हो जाती हैं। क्योंकि लेखक जब कुएं में उतर रहा था तो उसके मन में विश्वास था कि वो डंडे से ही उस सांप को मार देगा और झट से चिट्ठियाँ उठाकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वो कुएं के अंदर उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो जगह ही बहुत कम है और वह डंडे से उसको मार नहीं सकता, और वह सांप भी बहुत लंबा है। अब क्या है, सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना वहाँ तोप के मुंह में खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो
फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। फिर क्या हुआ, 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी। किससे? सांप से। एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने की ही उतरा था, पर दोनों अपने पैंतरे पर डटे हुए थे। दोनों अपने पैंतरे पर डटे हुए थे मतलब लेखक भी क्या था, पूरी हिम्मत के साथ वहाँ पर चिट्ठियाँ उठाने के लिए तैयार था, और जो सांप था वो भी वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। लेखक कह रहा है कि मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपटता है तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में। वो कहते हैं कि हो सकता था वो मुझ पर हमला करता और मैं उसे पकड़कर मार देता, लेकिन जो उसका विष है वो मेरे शरीर तक पहुंच जाता और सांप तो मरता ही, साथ मुझे भी ले मरता। इसीलिए मैंने उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न यह था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। एक सूरत थी कि डंडे से समीप की और डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। उसके पास कोई और कपड़ा भी नहीं था कि वो सांप के मुंह पर डाल देता और उसके फन को पकड़ लेता। अब क्या था, मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना। यही 2 रास्ते थे उसके पास। पहला रास्ता उसे मारने का, उसका ख्याल उसने छोड़ दिया था क्योंकि वह उसे मार नहीं सकता था। अब क्या था, उसने जो दूसरा रास्ता था उसको ही उचित समझा। डंडे को लेकर ज्यों ही सांप की दाईं और बड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया तो सांप का फन पीछे की ओर मुड़ा। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा तो पुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना उछल गया, जानबूझकर नहीं, यों ही बिदक कर। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ था। वो कह रहा है कि मैं जब उसने डंडे से उठाने की कोशिश की चिट्ठियों को, तो सांप ने उसकी हरकत को पहचानते हुए डंडे पर वार कर दिया। तो लेखक डर के कारण उछल गया और जब उसने दोबारा डंडे की तरफ देखा तो वहाँ पर क्या थे, 3-4 जगह पर पीव के कुछ निशान थे। वो क्या था, वो सांप का विष था। सांप ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। लेखक कहता है कि मुझे पहले ही मालूम था कि वो बहुत शक्तिशाली है, उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की थी। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। वो कह रहा था कि पहले कभी भी किसी सांप ने इस डंडे पर ऐसे वार नहीं किया था। आज लग रहा था कि मेरा ये रामबाण जो हथियार था वो अपमानित हो रहा था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, या फिर हो सकता है कि वो पहले सांप का मजाक उड़ा रहा हो, वो एक कल्पना सी कर रहा है। फिर वो कहता है कि उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े हो जाने से छोटे भाई का दिल सहम गया था। वो भी चिल्लाया। उसे लगा कि मेरा तो काम तमाम हो गया है। छोटे भाई की जो आशंका थी वो जायज़ थी, क्योंकि जिस तेज़ी से उस सांप ने वार किया था मेरा बचना मुश्किल ही था। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने फिर कोशिश की। उसकी अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुलजक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। वो कहते हैं कि मेरा डंडा तो नहीं छूटा, लेकिन मैं सहम गया और मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर क्या था, जो सांप था वो वल खाता हुआ दूसरी तरफ चला गया और उसका जो पिछला हिस्सा था पूंछ वाला, वो मेरे हाथों को छूता हुआ आगे गया। उफ, कितना ठंडा। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो क्या था कि उछल कर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यह कोई देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। अब क्या था, उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड उठा लिए और चिट्ठियों को अपनी धोती के छोर से बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया।
अब क्या था, डंडे को सांप के पास से उठाने में कोई बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप क्या था, उस पर वार करता। इसीलिए कुएं की बगल से मिट्टी ली मैंने और मुट्ठी भरकर दूसरी ओर फेंक दी। सांप ने उस ओर झपटा मारा और मैंने झट से डंडा उठा लिया और बात ही बात में उसने दूसरी ओर फिर से वार किया। यदि डंडा बीच में न होता तो पैर के ऊपर उसके दांत गड़ जाते। ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फीट ऊपर चढ़ना था। 15-20 फुट तो मैं चढ़ सकता था, लेकिन अब क्या था, मेरे पास चढ़ने की हिम्मत कम थी, क्योंकि मेरी उम्र 11 वर्ष की ही थी और 36 फुट ऊपर चढ़ना था। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, सांसें चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो इसका अनुमान लगाना कठिन था कि मेरे साथ क्या होता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर में पड़ा रहा, फिर अपने धोती कुर्ता पहना, उसे झाड़ा, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, उससे प्रार्थना की कि वो इस कुएं वाली घटना को किसी को नहीं बताएगा। हम लोग आगे बढ़े। 1915 में जब मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद यह घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई। ये सारा घटनाक्रम कुएं से चिट्ठियाँ निकालने वाला लेखक के साथ 1908 में हुआ था, लेकिन 1915 में उसने ये घर पर अपनी माँ को ये सारी घटना बताई थी। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने में यानी अपने पंखों में छिपा लेती है, बिल्कुल उसी तरह। कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कहीं कम रोचक और भयानक न था। लेखक के जीवन की ये एक रोमांचकारी घटना थी, लेकिन ये एक क्या था, खतरनाक अनुभव भी था। यदि लेखक ने हिम्मत की और उन चिट्ठियों को उठा लिया, लेकिन हो सकता था कि लेखक इस विषैले जीव का शिकार हो जाता और वह न बचता। ये एक भयानक अनुभव था लेखक के जीवन का। तो बच्चों, आप सबको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।